भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक केग बोलते हैं। कॉम्प्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, शॉर्ट में केग बोला जाता है। आर्टिकल 148 में भारतीय संविधान में इस पद का जिक्र किया हुआ है। नियंत्रक कंट्रोल करने वाला और महालेखा परीक्षक ऑडिट करने वाला। किसको कंट्रोल करता है? भारत के संचित निधि या आकस्मिक निधि या लोक लेखा निधि, तीनों में से भी किसी भी प्रकार का धन खर्च हुआ है तो उसको नियंत्रण करने का कि वो धन खर्च हुआ है वो क्या सही जगह खर्च हुआ, उस धन पर नियंत्रण रखता है। महालेखा परीक्षक पूरा अकाउंट्स होता है, जितना भी साल भर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा खर्च किया जाता है उसकी ऑडिट करता है। ऑडिट करने का मतलब ये होता है कि क्या पैसा सही जगह खर्च किया गया था, ज़्यादा पैसा तो खर्च नहीं किया गया, पैसे की कहीं मितव्ययता तो नहीं हुई। तो ये पद भारतीय संविधान में आर्टिकल 148 से 151 तक बता रखा है। इसके पद के कार्य, कर्तव्य और कैसे ये रिपोर्ट सबमिट करता है। संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद इसको बताया भीमराव अंबेडकर ने। भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अगर भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कोई है तो वो सीएजी का या केग का पद है। क्या होता है, डिटेल्स में पढ़ते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसकी नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 में ये लिखा हुआ है। जब नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तो शपथ भी राष्ट्रपति के समक्ष ही ली जाएगी, तीसरी अनुसूची के अनुसार। ठीक है। संविधान में जितने भी पद बता रखे हैं सबके शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में, वेतन का प्रारूप द्वितीय अनुसूची में बता रखा है। क्लियर, आपको याद ही है। कार्यकाल या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। अगर आपके 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाए 65 वर्ष होने से पहले ही, तो आप कार्यकाल आपका समाप्त हो जाएगा। या आपके 6 वर्ष समाप्त नहीं होते हैं, आपकी आयु 65 वर्ष हो जाती है, उस भी अवस्था में, दोनों अवस्था में कार्यकाल विशेष रूप से याद रखना पूछा जाता है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को, देखो नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र तीनों राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता है, उसी को त्यागपत्र देते हैं, वही शपथ दिलाता है। हटाने का प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वैसी ही प्रक्रिया से हटाया जाएगा जैसी प्रक्रिया से हम किसको हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की हम प्रक्रिया पढ़ के आए। 124(4) में उसकी प्रक्रिया बता रखी है कि कुल का तो बहुमत होना चाहिए, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा। कुल का तो मेजोरिटी क्रॉस करें और उपस्थित और मत देने वाले उनका 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद पे हटा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं वैसे ही महान्यायवादी को हटाते हैं, वैसे ही सीएजी को हटाते हैं या केग को हटाते। ठीक है, याद रखना तीनों का सिमिलर प्रोसीजर हो गया। सुप्रीम कोर्ट के जज का, सीएजी का और महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, जो आर्टिकल 76 में बता रखा है। वेतन बहुत ईजी, जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि वही द्वितीय अनुसूची के अनुसार वेतन दे दिया जाएगा। वेतन पूछा नहीं जाता, बस अनुसूची पूछ सकते हैं। शपथ और वेतन में अनुसूचियां, शपथ किसके समक्ष लेते हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्य क्या करता है, तो कार्य है इसका केंद्र और राज्य के लेखाओं का। केंद्र और राज्य जितना भी पैसा खर्च करते हैं उनके जो अकाउंट्स होते हैं, जो वो लिखित डाटा रखते हैं किसी के बारे में, उन लेखाओं का परीक्षण करता है, टेस्ट करता है कि ये ओके है। अंकेशन, अंकेशन को इंग्लिश टर्म्स ऑडिट करता है। तो ये क्या करता है, केंद्र और राज्यों की लेखाओं का परीक्षण और ऑडिट करने का कार्य सीएजी के द्वारा किया जाता है। और सीएजी को, केग को क्या कहते हैं, सार्वजनिक धन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। सार्वजनिक धन मतलब पब्लिक का जो सार्वजनिक धन होता है, जो हम टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है, हमारे टैक्स से ही। आप रिचार्ज कराओगे उस पर 18% जीएसटी लगा हुआ है। आप कोई कोर्स खरीदोगे उस पर 18% जीएसटी लगा हुआ है। पेट्रोल 40-50 रुपये का खरीदती है सरकार, फिर 90 50-60 रुपये उस पर जीएसटी लगा के बेच रही है। और सरकार के पास पैसा कहाँ का है, जनता का ही, ये सार्वजनिक धन है। तो केग को क्या कहा जाता है, सार्वजनिक धन का या लोक धन का, पब्लिक के धन का संरक्षक कहा जाता है। और लोक धन का संसदीय प्रहरी भी कहते हैं, वॉच डॉग, संसदीय प्रहरी। ठीक है, कि धन के ऊपर संसद की तरफ से ये प्रहरी का कार्य करता है।
और सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है, जनता का पैसा बेकार में यूज नहीं जाए उसके लिए। सरकार ने कैसे किस चीज़ पे क्या खर्च किया, अभी कई घोटालों के बारे में इसमें लास्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे घोटाले सीएजी ने उजागर किया, क्या क्या चीज़ें उसमें आई थी, वहाँ आप डिटेल्स में समझ जाओगे ये कैसे धन का संरक्षक है, कैसे प्रहरी होता है। अब आर्टिकल 149, आर्टिकल 149 क्या कहता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है सीएजी, इसके क्या तो कर्तव्य हैं और क्या शक्ति है। वहाँ लिखा हुआ है सिंपली कि संसद विधि द्वारा जो विहित करे, संसद जो बता देगी वही कर्तव्य होंगे, वही शक्तियाँ होंगी। ठीक है, संसद ने बता दिए, एक 1971 के महालेखा परीक्षक और नियंत्रक के नियम बना दिए, वहाँ से शक्तियाँ वगैरह बता दी, तो आपको संसद याद रखना है। ठीक है, आपको 1971 का अधिनियम कोई पूछेगा। मुख्य क्या कार्य है, केंद्र और राज्य की संचित निधि, केंद्र और राज्य की आप संचित निधि हो, चाहे आप आकस्मिक निधि हो या फिर अन्य प्रकार के जो है लोक लेखा निधि होते हैं, इन तीनों का संरक्षक इसको माना जाता है। तो ये क्या करता है, इनमें से जो भी धन खर्च होगा तो उन धन पर कंट्रोल रखता है। ठीक है, कि वो धन क्या सही जगह खर्च हुआ या नहीं हुआ, उस धन का ऑडिट करता है। अब संचित निधि क्या होती है कि जैसे हम कोई टैक्स भरते हैं, उस टैक्स का पैसा जहाँ पर जाता है वो संचित निधि में जाता है। संचित निधि आर्टिकल 266 में पढ़ोगे आप, जैसे हम टैक्स वगैरह जितना भी भारत सरकार के पास डायरेक्ट पैसा आता है टैक्स के रूप में या अन्य प्रकार के कर वगैरह भी, टैक्स के अलावा भी अन्य प्रकार से जितना भी सरकार धन अर्जित करती है डायरेक्ट जनता से या किसी प्रकार के उपक्रम से सरकार कमाती है, वो सारा 266 में एक संचित निधि की बात करेगा, संचित निधि में चला जाता है। आकस्मिक निधि, ये 267 में इसका प्रोविजन किया गया है। 267 आकस्मिक निधि क्या कहती है कि संसद संचित निधि के अलावा आकस्मिक निधि भी बना सकेगी, जो संचित निधि में से हर साल फिक्स धन जो संचित निधि में आया उसका 10-15% जो भी आकस्मिक निधि में संसद प्रोविजन करेगी वो ट्रांसफर हो जाएगा। आकस्मिक निधि है इमरजेंसी के लिए बनाई जाती है कि जब संचित निधि में धन ना हो तो इमरजेंसी के रूप में आकस्मिक निधि में से धन निकाल लिया जाए। जैसे आप पढ़ के आए थे 116 में प्रत्यानुदान, जब तक सरकार वो विनियोग विधेयक संसद से पास नहीं होता तब तक सरकार खर्च चलाने के लिए आकस्मिक निधि में से पैसा ले लेती है और आकस्मिक निधि का संरक्षक राष्ट्रपति होता है। उसके अलावा लोक निधि होती है, ये जब कोर्ट वगैरह में आप जो पर जुर्माना लगाया जाता है किसी भी प्रकार के कार्य का, जो कोरोना को लेकर आपको 500 रुपए के जुर्माने, कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको कह दिया कि आपको 4 साल की सजा और 1 लाख रुपए अर्थदंड से सजा दी जाती है, तो 1 लाख रुपए जो जमा होते हैं ना वो लोक निधि में जमा होते हैं, इसको पब्लिक अकाउंट्स बोलते हैं। तीनों प्रकार की निधियां समझ गए, संचित 266 में आएगी, 267 में आप पढ़ोगे आकस्मिक निधि के बारे में, और उसके अलावा आप लोक लेखा 266 में ही आ जाता है पब्लिक अकाउंट। पब्लिक अकाउंट का सीधा सा मतलब है कि जो आप ये दंड वगैरह में, साफ्ती वगैरह में जो आपसे पैसा लिया जाता है वो आपके पब्लिक अकाउंट में जाता है, जो आप इसमें न्यायपालिका में दे के आए या किसी प्रकार का आप पर दंड पंचायतों ने लगाए हों, कहीं से भी लगाए। पंचायत हालांकि अपना कर अलग से लगा सकती है, पर कई बार डायरेक्ट सरकार की तरफ से भी कुछ चीज़ें इम्पोज करती है, अतिक्रमण को लेके कर दिया, तो उन सब चीज़ों के पैसों को लेके लोक लेखा निधि बनती है। छोटी निधि होती है लोक लेखा निधि, सबसे ज़्यादा पैसा संचित निधि में ही आता है जो टैक्स के माध्यम से डायरेक्ट। तो तीनों प्रकार की निधि में से जो भी धन खर्च होगा उस धन का ऑडिट करने का कार्य इसका होता है। ठीक है, कर्तव्य मैंने आपको बता दिया। वैसे तो संसद विधि द्वारा विहित करेगी, जो 1971 में एक अधिनियम बनाकर विहित कर दिया, पर वैसे बात करो तो आप कार्य क्या है कि केंद्र और राज्य दोनों की अलग अलग संचित निधियां, आकस्मिक निधियां और लोक लेखा निधि होती है, वहां से खर्च किए गए धन के बारे में ये आपके प्रोविजन करता है कि उसका ऑडिट कैसे किया जाना है। 150 संघ और राज्य के लेखकों, लेखाओं है ये, इसको लेखकों को काट के लेखाओं कर लेना। ठीक है, हाँ, संघ और राज्य के लेखाओं अकाउंट्स का प्रारूप सेट करना। ठीक है, इस संघ और राज्य के लेखाओं को किस प्रारूप में रखा जाएगा, तो वो प्रारूप जिस फॉर्म में रखे जाएंगे वो डाटा, उसका फॉर्म राष्ट्रपति सीएजी से सलाह करके विहित करेगा। इतना सा याद रखना है ना, राष्ट्रपति सीएजी से सलाह करके वो फॉर्मेट डिसाइड करेगा जिसमें संघ और राज्य के लेखाओं का प्रारूप रखा जाएगा।
ये प्रारूप बाद में संसद के सामने पेश होता है। ये अगला ही है जो संपरीक्षा प्रतिवेदन के नाम से आर्टिकल 171, 151, 150 में इतना सा याद रखो, संघ और राज्य के लेखाओं का जो भी डाटा होता है उसके प्रारूप राष्ट्रपति डिसाइड करता है सीएजी से सलाह करके कि किस प्रारूप में वो रखे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि केंद्र के लेखाओं की जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, वो ऑडिट रिपोर्ट केंद्र सीएजी किसको सौंपेगा? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाएगा। केंद्र के लेखाओं की, केंद्र मतलब केंद्र सरकार के लेखाओं की ऑडिट रिपोर्ट होगी, वो राष्ट्रपति को देगा सीएजी। सीएजी राष्ट्रपति को देगा तो राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखवाएगा। संसद, लोकसभा, राज्यसभा दोनों के समक्ष रखा जाएगा। संसद क्या करेगी? संसद उसको लोक लेखा समिति के पास, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी बोलते हैं लोक लेखा समिति को, इसके पास जांच के लिए भेज देती है। लोक लेखा समिति 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य, 22 सदस्यों से मिलकर बनती है। इसके पास ये पूरा डाटा चला जाता है। तो क्या किया सीएजी ने? जितने भी खर्च हुए थे केंद्र के, उनका ऑडिट किया। ऑडिट करने के बाद अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति ने क्या किया? संसद के समक्ष रखवाई। और संसद के समक्ष रखने पर संसद में लोक लेखा समिति बनी होती है, जिसमें 15 लोकसभा सदस्य, 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। ये मिलकर उस ऑडिट रिपोर्ट की जांच करते हैं कि क्या ऑडिट ओके थी। सेम राज्यों में भी क्या होता है? ये राज्यों में राज्य की ऑडिट का जो रिपोर्ट होती है वो राज्यपाल को प्रस्तुत कराया जाता है। राज्यपाल क्या है? उसको विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। विधानमंडल में विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल तीनों सम्मिलित होते हैं। यहाँ विधानमंडल का तात्पर्य विधानसभा जहाँ पर है वहाँ विधानसभा, और जहाँ विधानसभा विधान परिषद दोनों ही है वहाँ विधान परिषद। तो राज्य की ऑडिट रिपोर्ट किसके समक्ष रखवाएगा? राज्यपाल के समक्ष। राज्यपाल उसको किसके समक्ष रखवाएगा? विधान मंडल के समक्ष। और विधानमंडल में भी, राज्य में भी लोक लेखा समिति बनी होती है जो विधानसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है, वो उसकी जांच करती है। यही बात मैंने नीचे थ्योरी के रूप में यहाँ पर मेंशन कर दी है। इसमें कोई खास बात नहीं है, मैं वैसे ही पढ़ के सुना देता हूँ। ऊपर वाली प्रोसीजर याद रखना कि केंद्र का डाटा है, राष्ट्रपति को देगा ऑडिट करके सीएजी, राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखवाएगा। इतना ही लिखा मिलेगा। लोक लेखा समिति द्वारा उस डाटा की जांच की जाती है। यह अतिरिक्त बता रहा हूँ आपको, आर्टिकल 151 में यहाँ तक ही लिखा हुआ मिलेगा। फिर इससे ज़्यादा आपको 151 में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आर्टिकल 151 में। ठीक है, फिर राज्यों का ऑडिट होगा तो उसकी रिपोर्ट राज्यपाल को देंगे, राज्यपाल विधानमंडल के समक्ष रखवा देगा। समझ में आ गया? अब बात करते हैं, इसी को थ्योरी में बता देता हूँ कि संघ की लेखाओं की ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है सीएजी द्वारा, जो संसद के समक्ष उसको रखवा देता है, जहां संसद की लोक लेखा समिति द्वारा उसकी जांच की जाती है। पीएसी, पब्लिक ऑडिट कमेटी, लोक लेखा समिति 22 सदस्य, ये इसकी जांच करती है। राज्यों को लेखाओं की रिपोर्ट किसके समक्ष रखवाई जाती है? राज्यपाल के समक्ष, जो उसको राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करता है। हमने ऊपर चार्ट से समझ लिया, इसको ऊपर समझ आ गया। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को क्या बोला जाता है? ये मैंने हाईलाइट कर रखा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी होता है, उसको लोक लेखा समिति, जो अभी हम चर्चा करके आए कि संसद की अलग होती है, राज्य विधानमंडल की अलग होती है। संसद की 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा सदस्य, 22 सदस्य ये समिति होती है, स्थायी समिति होती है। लोग ये क्या करती है? ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है कि क्या सीएजी ने सही ऑडिट रिपोर्ट की है, उसकी जांच करने का कार्य है। तो देखो आप, जो पैसा आपका खर्च होता है, तो पहले उसका लेखांकन होगा, फिर सीएजी ऑडिट कर रहा है, फिर संसद के सामने आती है, संसद उसकी रिपोर्ट पे विचार करके फिर उसको पीएसी के समक्ष रखती है। 2-2, 3-3 बार आपके पैसे की ऑडिट होती है, फिर भी पैसा खा जाते हैं। यही इस देश की खूबसूरती है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को क्या कहते हैं? पीएसी का, लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक कहते हैं, क्योंकि वो सारा रिपोर्ट वगैरह ऑडिट वही तैयार करके कर देती है। मित्र कहते हैं, सहयोग करती है लोक लेखा समिति का। और
आँख कान कहा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम कार्य सीएजी कर देता है। एक सीएजी हुआ करते थे ए.के. चंदा नाम से। ए.के. चंदा ने क्या किया कि ये एकमात्र सीएजी हैं जो भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष भी बने। बाद में आपको पूछ ले कि ऐसे कौन से सीएजी थे जो वित्त आयोग के भी अध्यक्ष बने, तो ए.के. चंदा था। कुल मिला के वित्त आयोग में चंदा ही, पैसे ही बांटने का काम होता है। वित्त आयोग केंद्र को राज्यों के बीच में पैसा बांटता है। राज्य का वित्त आयोग राज्य के और पंचायती राज संस्थाओं और ये नगर परिषद वगैरह जो होता है, शहरी निकाय संस्थाएं, इनके बीच पैसा बांटता है। तो ए.के. चंदा सीएजी रह के बाद में चंदा बांटने का काम करने के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष बने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट को याद भी नहीं करोगे तो भी आपका काम ए.के. चंदा वाले को चल जाएगा। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने जो भी टिप्पणी की है अपने ऑडिट रिपोर्ट पे, उस टिप्पणी के संबंध में अंतिम कार्रवाई करने की जिम्मेदारी संसद को होती है। उसने अपनी रिपोर्ट दी, संसद में रख दी, संसद उस टिप्पणी पे कार्रवाई कर सकता है सरकार के खिलाफ। जैसे सरकार को लगा कि इसमें भ्रष्टाचार था, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति, जेपीसी बोलते हैं उसको, उसके बनाने की मांग कर सकता है। राष्ट्रपति से डिमांड कर सकता है कि सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, या उसको लोकपाल के समक्ष रख दो। किसी प्रकार से संसद ही उस पर फैसला करती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट दो याद रख लेना कि एक तो भारत के प्रथम सीएजी कौन थे, हमेशा प्रथम और वर्तमान दोनों याद होने चाहिए। प्रथम सीएजी थे वी नरहरि राव। ठीक है, वी नरहरि राव नाम के व्यक्ति प्रथम सीएजी थे। वर्तमान में सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, ऑप्शन में जीसी मुर्मू भी आ सकता है, शॉर्ट में याद रखना। ठीक है, जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है अभी, और ये गिरीश चंद्र मुर्मू सीएजी है वर्तमान में। 1976 से पहले क्या होता था कि राज्य के केंद्र के मामले को बताता हूँ पहले। 1976 से पहले क्या होता था कि केंद्र में जो भी ऑडिट वो जो भी अकाउंट्स होते थे, उनको लिखता भी सीएजी था और उनकी जांच भी सीएजी करता था। सरकार ने कितने पैसे खर्च किए, इनको लिखने का काम भी सीएजी करता था, और फिर खुद के लिखे हुए की खुद ही जांच करता था। तो खुद के लिखे हुए में कभी वो खुद ने जो अकाउंट्स बनाए उसमें खुद कमी नहीं निकालता था, ये दिक्कत आती थी। तो 1976 के बाद क्या किया कि केग का काम अब सिर्फ ऑडिट करने का रह गया। अब वो लिखता नहीं है, सिर्फ लिखा हुआ उसके समक्ष पेश होता है, उसकी ऑडिट करता है ताकि उसमें कमियां निकाल सके। लिखने का काम कौन करता है? लेखांकन का काम करता है एक नई पोस्ट सृजित की, महालेखा परीक्षक की। महालेखा परीक्षक का काम होता है कि पूरे केंद्र सरकार का जितना भी खर्चा हुआ उसका अकाउंट्स बनाए, सारे अकाउंट्स को बनाकर सीएजी के समक्ष ऑडिट के लिए प्रस्तुत करें। तो लेखांकन के लिए 1976 से पहले लेखांकन मतलब अकाउंट्स बनाना और उसकी जांच करना, ऑडिट करना, दोनों ही कार्य सीएजी के पास थे। 1976 में एक संशोधन हुआ, उसके बाद क्या कीजिए, सीएजी सिर्फ ऑडिट करेंगे। लेखांकन करने के लिए केंद्र सरकार ने महालेखा परीक्षक की एक पोस्ट निकाली। अभी सोमा राय है वर्तमान महालेखा परीक्षक। और राज्यों के भी अभी भी राज्यों का अकाउंट्स होता है, वो लिखता भी सीएजी है और उसकी ऑडिट भी सीएजी ही करता है। तभी राज्यों को लेके कोई बड़ा घोटाला आज तक उजागर नहीं हुआ। अब देखो सीएजी की पोस्ट की पावर देखो, क्यों भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बताया। तो देख, ये पॉइंट है कि भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को बताया। क्यों बताया? भीमराव अंबेडकर अपनी जगह ठीक थे, उन्होंने बताने के रीजन थे। 1989 में हुआ बोफोर्स घोटाला। बोफोर्स एक तोप हुआ करती थी, राजीव गांधी सरकार ने वो तोपें खरीदी, तो कुछ रिश्वत ले ली होगी और तोपें खरीद ली, रिश्वत वगैरह के पैसे इधर उधर, करप्शन सामने आया कि 500 करोड़ की तोप है, उसको 600 में खरीद लिया। जैसे अभी राफेल के टाइम हुआ था कि 900 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ में खरीदा गया। तो बोफोर्स घोटाला 1989 में हुआ, उसको उजागर किया था सीएजी त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ने। ये उस टाइम सीएजी थे, इन्होंने इस घोटाले को उजागर किया और इस घोटाले के दम पे 1989 में राजीव गांधी सरकार चुनाव हारी थी।
बड़ा घोटाला था बोफोर्स घोटाला 1989 में। अभी भी कई बार सरकार चुनाव में आरोप लगाते रहते हैं मोदी जी, सीएजी, बोफोर्स घोटाला किसने किया था। जब राफेल की चर्चा आती है तो क्रॉस में एक दूसरे पे आरोप लगते हैं। ये त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी बाद में राज्यपाल भी बनाए गए थे। ठीक है, ये सबसे बड़ा कदम था सीएजी का कि कोई घोटाला केंद्र सरकार के विरुद्ध पहली बार किसी सीएजी ने उजागर किया, इसलिए त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी का नाम लेना यहाँ पर जरूरी हो जाता है। 2011 के आसपास, 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए। 2011 के आसपास मनमोहन सरकार के समय कॉमनवेल्थ घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम का बजट था 1 लाख करोड़ रुपए का बजट था। स्टेडियम बनते हैं, सारे खिलाड़ियों की सुख सुविधा होती है, तो उसमें बड़ा घोटाला सामने आया। एक फ्रिज जो हमारे घरों में होता है 10,000 रुपये का आ जाता है, तो केंद्र सरकार ने वो फ्रिज खरीद कर ने की जगह क्या किया कि उसको किराए पे लिया। किराए कितने पे? 9,000 रुपये में किराए पे लिया। जब 10,000 में फ्रिज मिल जाता है तो आपने सिर्फ 1 महीने के लिए 9,000 रुपये में किराए पे लिया। ऐसे कहीं उसमें घोटाले पाए गए कॉमनवेल्थ के बजट में। 1 लाख करोड़ रुपए में से 10-20 हज़ार करोड़ ऐसे पैसे बीच में खा गए करप्शन के थ्रू। 200-200 रुपए की, 500-500 की छतरियां मिलती थी, वो 4-4 हज़ार रुपए में वो छतरियां खरीदी गई। जो बड़ी छतरियां नहीं होती जिनके नीचे खिलाड़ी आराम करते हैं वैसा, तो उनके कई बड़े घोटाले सामने आए। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि ये घोटाला नहीं है, ये चीज़ों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। 2G स्पेक्ट्रम उस टाइम बिके थे। केंद्र सरकार पर आरोप लगाया बीजेपी ने कि ये स्पेक्ट्रम के द्वारा सरकार 2 लाख करोड़ रुपए कमा सकती थी, पर इन्होंने 1 लाख करोड़ में बेच दिए। तो बाद में वो स्पेक्ट्रम का जो बेचने का करार था वो रद्द कर दिया, वापस मोदी सरकार ने बेचे, तो वो 1 लाख करोड़ ही वापस आए। कोई 2 लाख करोड़ नहीं कमा सकते थे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये झूठे आरोप थे राजनीतिक। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ऐसा ही एक कोयला घोटाला और था कि कोयले की खान आवंटन कर दी और उसके पैसे वगैरह चार्जेज कम लगाए। इन सब को लेकर, ये घोटालों को लेकर, इनको 2011 में सबको सीएजी ने ही उजागर किया था। इसलिए संविधान का महत्वपूर्ण पद माना जाता है इसको, कि मनमोहन सरकार के जाने का सबसे मुख्य कारण ये घोटाले और एक जो लोकपाल बिल के लिए बैठे थे, आंदोलन हुआ था लोकपाल बिल के, ये दो मुख्य कारण थे। तो ये सीएजी ने सारे घोटाले उजागर किए। सीएजी का पद 1858 में पहली बार इस पद का सृजन हुआ, अंग्रेजों के समय, जब अंग्रेजों ने भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑडिट करने के लिए ऐसा पद का सृजन किया था। और भारत, अभी हम आर्टिकल 148 का सब क्लोज 5 पढ़ते हैं, तो वहाँ भारत का लेखा और परीक्षक और लेखा विभाग की चर्चा करते हैं। तो उसकी प्रमुख और सार्वजनिक धन का संरक्षक या नियंत्रक किसको कहते हैं? सीएजी को। भारत के संविधान में पढ़ोगे तो एक ही जगह एक ही विभाग की चर्चा है, वो 148 में है, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग। कहीं भी आप देख लेना, वित्त विभाग की चर्चा नहीं, रक्षा विभाग की चर्चा नहीं, कोई चर्चा नहीं आएगी किसी भी आर्टिकल में। सिर्फ एक ही विभाग का नाम आया है 148(5) में। ऐसे ही संविधान में सिर्फ एक ही समिति की चर्चा होगी। जितनी भी समितियां आपको यहाँ बताई जाती है, कभी किसी समिति की चर्चा नहीं। आप एक ही समिति पढ़ोगे, वो भाषा निर्माण से संबंधित समिति है, जो आर्टिकल 343 में आप पढ़ोगे कि वो भाषाओं का 343, 344 दोनों आर्टिकल में से एक में है, भाषा के लिए समिति बनती है। 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं 22 वो और 2 सदस्य, 24 सदस्य समिति या 22 सदस्य समिति होती है वो। तो एक समिति भाषा से संबंधित और एक ही विभाग की चर्चा, भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग, 148(5) में इसकी चर्चा की है। उसका प्रमुख सीएजी होता है और सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीज़ों को। 148 में सीएजी कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, केग बोलते हैं इसको, सीएजी को। ठीक है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, शपथ राष्ट्रपति के समक्ष, त्याग पत्र राष्ट्रपति को। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। हटाने की प्रक्रिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे हटाया जाता है समान प्रोसीजर से हटाएंगे, कुल का बहुमत और उपस्थित मत देने वालों का 2/3। उसके अलावा वेतन तृतीय अनुसूची से ले लो। शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में है। केग को सार्वजनिक धन का संरक्षक कहा जाता है, लोक धन का संरक्षक कहा जाता है, और लोक धन का
संसदीय प्रहरी या वॉचडॉग कहा जाता है। आर्टिकल 149 बात करता है कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य होंगे, क्या शक्तियां होंगी, संसद बता देगी, विधि बनाकर वही होगी। 1971 में नियम बन गए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियम, उनमें बता रखे हैं कार्य। मुख्य कार्य यह है कि केंद्र और राज्य की संचित निधि में से, चाहे आकस्मिक निधि में से, चाहे लोक निधि, पब्लिक अकाउंट्स में से जो भी खर्च होता है उस धन की ऑडिट करता है। 150 आर्टिकल बताता है कि संघ और राज्यों के लेखकों का प्रारूप कैसे रखेंगे, कि राष्ट्रपति बता देगा किस प्रारूप में वो रखे जाएंगे और राष्ट्रपति इसके लिए सीएजी से सलाह करके बता देगा, वही प्रारूप होगा। आप याद रखना, हेडिंग और राष्ट्रपति डिसाइड करता है, प्रारूप सीएजी से सलाह करके। 151 इंपोर्टेंट हो जाती है ऑडिट रिपोर्ट। जैसे ही सीएजी ऑडिट कर लेता है, केंद्र के लेखाओं की ऑडिट रिपोर्ट है तो किसको पेश करेगा, राष्ट्रपति को पेश करेगा। और अगर केंद्र के लेखाओं की है तो राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसको संसद के समक्ष रखवाएगा और संसद में लोक लेखा समिति द्वारा, पीएसी द्वारा उसकी जांच होती है। राज्यों का है तो राज्यपाल, राज्यपाल उसको विधानमंडल के समक्ष रखाएगा, वहां भी लोक लेखा समिति होती है, वो उसकी जांच करती है। ठीक है। संघ के लेखाओं की ये चीज वही है जो ऊपर बोला। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लोक लेखा समिति का मार्गदर्शक माना जाता है, गार्जियन मानते हैं इसको, मित्र भी मानते हैं, आँख कान भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि उसी की रिपोर्ट के आधार पर पब्लिक अकाउंट कमेटी जांचें करती है। एक के चंदा, एक सीएजी हुआ करते थे जो सेवानिवृत्त के पश्चात वित्त आयोग के अध्यक्ष बने, तो पैसे का वितरण करते थे, चंदा वाला ही काम है ये। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने जो भी टिप्पणी की ऑडिट रिपोर्ट में कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें गड़बड़ है, इतने रुपए का, जो भी की, उस पर कार्रवाई करने की शक्ति किसके पास होती है, संसद के पास। मैंने अंडरलाइन कर दिया। प्रथम सीएजी का नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी नरहरि राव, वी नरहरि राव। वर्तमान में कौन है सीएजी, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है। 1976 से पहले केंद्र के लेखाओं का लिखने का काम और उनकी ऑडिट का काम दोनों ही सीएजी करते थे। 1976 में क्या कर दिए, लिखने के लिए महालेखा परीक्षक की अलग पोस्ट सृजित कर दी, जो अभी सोमवार आए हैं महालेखा परीक्षक। ऑडिट अभी भी सीएजी करते हैं। राज्यों का लिखने का काम भी सीएजी करते हैं, ऑडिट भी सीएजी करते हैं। ठीक है। बोफोर्स घोटाला त्रिलोकनाथ चतुर्वेदी ने उजागर किया था। राजीव गांधी सरकार इस घोटाले के बाद बैकफुट पे आ गई और चुनाव हार गई थी। इन्हीं त्रिलोकीनाथ चतुर्वेदी ने बाद में राज्यपाल का पद भी धारण किया। मनमोहन सरकार के समय जितने भी घोटाले थे, कॉमनवेल्थ घोटाला था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला था या कोयला घोटाला था, ये सारे सीएजी ने उजागर किए। भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी किसको माना, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को, कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पद कोई नहीं हो सकता, क्योंकि सबको पैसा प्यारा होता है और जो पैसे पे निगाह रखता है वो पावरफुल अधिकारी होता है। ये पद 1858 में अंग्रेजों द्वारा ही सृजित कर दिया गया था। और भारत का लेखा और परीक्षक और महालेखा विभाग होता है। 148(5) में इस विभाग की चर्चा की है। पूरे संविधान में एकमात्र विभाग की चर्चा ये इसी की गई है। उसका प्रमुख होता है सीएजी और सार्वजनिक धन का संरक्षक